गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। हेलो बच्चों, सभी ठीक। वेरी गुड। सब अच्छे होने चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करते हुए होने चाहिए ताकि सभी एक्सेल कर सके अपनी स्टडीज में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स एंड उनके बीच रिलेशनशिप के बारे में, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैंने ये कहा था कि हम एन फैक्टर निकालने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो हम आज बना रहे हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको पिछली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो यहां तक पहुंच सकते हैं और यहां से वहां भी पहुंच सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ए सिंगल लिंक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करना। अब यूटिलाइज करने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर वो गेन होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने के लिए जितना मास उस एलिमेंट का यूज हुआ उस मास को हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड that is utilized for transfer of 1 mole electron। अब ट्रांसफर का मतलब या तो लॉस हो सकता है बाय एन एलिमेंट या फिर वो गेन हो सकता है। तो या तो लॉस होगा या गेन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास है सोडियम। तो सोडियम चेंज होता है सोडियम आयन में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की यूटिलाइजेशन में सोडियम का मास यूज हुआ 23 ग्राम। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास जो हमारे पास होगा दैट विल बी 23 ग्राम। उसी तरह मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम चेंज होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन में। तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। उस ट्रांसफर में जितना मास यूटिलाइज होगा उससे हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास। तो यहां पे सोडियम का मास 24 ग्राम है, यूटिलाइजेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के यूटिलाइजेशन के लिए 24 ग्राम मास का यूज हुआ। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा 12 ग्राम मास का। तो 12 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। सिमिलरली अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से बनता है Al3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन। सो 3 इलेक्ट्रॉन के यूटिलाइजेशन के लिए 27 ग्राम मास यूज हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा 9 ग्राम मास का फॉर एल्यूमिनियम। सो दिस 9 ग्राम इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। समझ गए सब बात ये वाली। सो नाउ आई थिंक यू गेट द आइडिया ऑफ इक्विवेलेंट मास। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब जरा हम बात करते हैं एक बार एन फैक्टर के बारे में। क्या है ये एन फैक्टर? तो हमने लास्ट वीडियो में इसको डिफाइन किया था स्लाइटली दैट एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, समझ के बात ये वाली। तो किसी प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ दैट विल बी एन फैक्टर। तो या तो हम लॉस को लेंगे या फिर गेन को लेंगे। किसी एक क्वांटिटी को हमें यूज करना है वहां पे टू फाइंड द एन फैक्टर। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है टू गेट द रिजल्ट। तो मान लेते हैं मेरे पास सोडियम है, सोडियम
अगर सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस के दौरान सोडियम का n फैक्टर है 1। लेट्स से मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चेंज होता है Al3 पॉजिटिव में बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यहां पे जो n फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 3। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, मेरे पास प्रेजेंट है Na प्लस मेरे पास प्रेजेंट है Cl2, तो मुझे मिल जाता है NaCl। इसे बैलेंस कर देते हैं लाइक दिस। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, बिकॉज बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। तो इस प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट मी जस्ट टेक अप सोडियम ही। तो सोडियम यहां पे 0 स्टेट में है, यहां पे +1 स्टेट में है, तो सोडियम ने लॉस किया है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में n फैक्टर जो है वो 1 होगा। समझ गए सब बातें वाली? लेट मी टेक वन मोर केस। मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास ऑक्सीजन है, ये फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे भी हम बैलेंस कर देंगे लाइक दिस। तो इस केस में मैं n फैक्टर चाहिए। n फैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम को पकड़ लीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +2 है, तो मैग्नीशियम ने लॉस किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ गए सब बातें वाली? लेट मी टेक वन मोर केस। मेरे पास है एल्यूमिनियम, मेरे पास है नाइट्रोजन, ये 4 बनाते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसे भी हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर मुझे n फैक्टर चाहिए तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन चेक कर लीजिए। मैं फिर से लॉस देख रहा हूं, तो एल्यूमिनियम की स्टेट 0 है, यहाँ +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यहाँ पे, तो n फैक्टर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये प्रोसेसेस में हम n फैक्टर निकाल पाए बहुत ही आसानी से। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। चलो बच्चों, अब हमने प्रोसेस के बारे में जान लिया कि अगर हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है या कोई एलिमेंट आयनाइज होता है तो n फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब अगर हमारा कोई कंपाउंड वाटर में डिसोल्व होता है, तो जब वो वाटर में डिसोल्व होता है तो वो आयंस बनाता है या वाटर से इंटरेक्शन क्रिएट करेगा, तो उस केस में n फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो व्हेन कंपाउंड इज dissolved in water। अब वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं, तो उसमें कोई पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा, ये भी हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम ये पता कर चुके हैं that like dissolves like। ठीक है, या तो हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होगा, नहीं तो हमारे पास कोई कोवलेंट पोलर कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, कोवलेंट कंपाउंड का थोड़ा सा आइडिया आप ले चुके हैं क्लास 10th में, बाकी आइडिया आपको इस क्लास में मिलेगा चैप्टर 4 में। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है NaCl। NaCl सॉलिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो मुझे मिलता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आयोनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव एक्वस में, Cl नेगेटिव एक्वस में। तो यहां पर मुझे n फैक्टर चाहिए। देखो NaCl की फॉर्मेशन जब हमने की थी फ्रॉम सोडियम एंड क्लोराइड, तो हमने ये देखा था कि n फैक्टर 1 आया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी n फैक्टर 1 ही होना चाहिए, बिकॉज n फैक्टर डज नॉट चेंज व्हेन यू चेंज द प्रोसेस। अगर उसमें सेम कंपाउंड बन रहा है लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू बन रहा है, तो n फैक्टर सेम रहेगा चाहे प्रोसेस कोई मर्जी हो। समझ गए बात ये वाली? अब यहां पे सिंपल ट्रिक क्या होगी टू फाइंड द n फैक्टर। ठीक है, अब उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक ये है, n फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज
on cation. Now what do I mean by total charge here? तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन का मतलब है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको स्टोइशियोमेट्रिक भी कह देते हैं, जो मन करे वो बोल सकते हैं आप। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई चार्ज ऑन कैटायन, so that will be equal to total charge on cation. तो in this case n फैक्टर हो जाएगा, stoichiometric coefficient of the cation is 1 multiply charge of cation is also 1, so 1 into 1 that will be 1, तो n factor for this compound is 1. समझ गए सब बातें वाली। लेट मी टेक डिफरेंट एग्जांपल। एग्जांपल ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, so that dissociates in water to form Al3 positive and SO4 2 negative। बट ये बैलेंस नहीं है बच्चे, देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 3 सल्फेट है, वहां पे 2 सल्फेट है, तो बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया बैलेंस। अब n फैक्टर निकालते हैं इस कंपाउंड के लिए। इस कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो n फैक्टर क्या था वो देखते हैं। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द कैटायन इज 2 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन कैटायन इज 3 दैट विल बी 6। तो इस कंपाउंड के लिए n फैक्टर 6 होगा। समझ के बच्चे बात ये वाली। जस्ट टेक वन मोर केस, एग्जांपल लेते हैं MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं एक्वस में तो उसके आयन क्रिएट होते हैं Mg2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव लाइक दिस। तो इसके लिए n फैक्टर बच्चे क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 चार्ज 2 दैट विल बी 2। इस कंपाउंड के लिए n फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, नोट कर लेंगे बच्चे इसे। तो बच्चे यही फॉर्मूला हम ना एसिड बेस के लिए भी लगा सकते हैं। ये तो हमने सोल्ट्स की बात कर ली, देखो ये सोल्ट है और ये सोल्ट है, यही ट्रिक हम एसिड बेस के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक बार एसिड के बारे में। एसिड मान लेते हैं मैं लेना चाहता हूं HCl। HCl एक्वस है तो ये मुझे देगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम। ये कैटायन है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके ऊपर चार्ज 1 है, तो इस कंपाउंड के लिए n फैक्टर 1 हो जाएगा। एक वन मोर केस, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ब्रेक डाउन होता है 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। तो बच्चे इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 चार्ज 1 तो 2 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई बेस ले लेता हूं तो बेस में क्या होगा, मान लेते हैं मेरे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बच्चे इसमें n फैक्टर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 चार्ज 1, तो आंसर 1 आ गया। लेट मी टेक वन मोर केस, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं मुझे दिया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक डाउन होगा तो Al3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बच्चे क्या इसका n फैक्टर होगा जल्दी बताएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 चार्ज 3, तो 3 will be the n factor of this basic compound। आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा, है ना? आ गया ना? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे अब जरा एक बार बात करते हैं, अगर हमें कोई केमिकल इक्वेशन दी गई हो तो उस केमिकल इक्वेशन में हम n फैक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने किया एक सिंगल प्रोसेस, फिर हमने किया उस कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, हमारे पास 2 कंपाउंड होंगे और उस केमिकल रिएक्शन में हमें n फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो पहले हम जरा बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास एसिड है और एसिड कंबाइन करता है किसी
बेस या माइल्ड बेस के साथ, तो उस केस में n फैक्टर क्या होगा। और ये चीज जो है काफी पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मान लेते हैं मेरे पास प्रेजेंट है HCl, मेरे पास प्रेजेंट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये चेंज हो जाता है NaCl में प्लस H2O में प्लस CO2 में। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा। हम n फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड का। मान लेते हैं मुझे पता करना है कि HCl के लिए n फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, समझ गए बात। तो पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बेसिकली बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस्ड। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन में हमें किसी एक कंपाउंड के तौर पे n फैक्टर निकालना होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब ध्यान देंगे, इस रिएक्शन में 2 मोल HCl कंबाइन हुए, तो 2 मोल HCl यूज्ड बेसिकली, और 2 मोल HCl ने कंबाइन किया 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ और बनाए 2 मोल NaCl के। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है कि 2 सोडियम ने 2 क्लोराइड को रिप्लेस किया, और आई कैन से, सॉरी नॉट रिप्लेस किया, कंबाइन हुआ। आई कैन से दैट कि 2 सोडियम ने रिप्लेस किया 2 H पॉजिटिव को। तो इस तरह की प्रोसेस में हम देखते हैं रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने होंगे। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव वो होगा हमारा n फैक्टर, ठीक है। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव जो होंगे दैट विल बी आवर n फैक्टर। तो 2 सोडियम ने रिप्लेस किया 2 H पॉजिटिव को, तो यहां पे बेसिकली रिप्लेस हुए हैं 2 H पॉजिटिव, ठीक है। और यूज कितने हुए 2 मोल HCl, तो n फैक्टर यहां पे हो जाएगा मोल्स ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। तो 2 मोल कंपाउंड यूज हुए और 2 H रिप्लेसेबल थे, n फैक्टर जो है वो यहां पे 1 निकल के आया। देखो ये चीज तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास 1 मोल कंपाउंड यूज होगा, ठीक है। तो 1 मोल कंपाउंड में जितने H रिप्लेसेबल होंगे वो n फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे मेरे पास मोल ऑफ कंपाउंड 2 थे, तो 2 मोल कंपाउंड के लिए 2 H प्लस रिप्लेस हुए, तो n फैक्टर जो हो जाएगा यहां पे वो 1 हो जाएगा। समझ के बाद लेट मी टेक वन मोर केस टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। मुझे दिया है H2SO4, ये कंबाइन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और मुझे मिल जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस में H2O प्लस में CO2, ठीक है। अब मुझे इस कंपाउंड के लिए n फैक्टर चाहिए, तो ध्यान दे, इस पे ध्यान दे और इस पे ध्यान दे। यहां पे H2SO4 है, यहां पे NaHSO4 है, मतलब यहां से 1H को रिप्लेस किया गया है। समझ के बात नहीं है वाले सभी। तो यहां से 1H रिप्लेस किया गया है, तो अब इस केस के लिए n फैक्टर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी रिएक्शन को इस तरह से लिखता, लाइक दैट, अब इसी कंपाउंड के लिए मुझे n फैक्टर चाहिए, तो इस पर ध्यान देंगे और इस पर ध्यान देंगे। यहां पे H2SO4 है, यहां पे Na2SO4 है, समझ रहे सब बात ये वाली। तो हुआ क्या कि दोनों सोडियम ने दोनों H प्लस को रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे रिप्लेसेबल H पॉजिटिव जो है वो 2 हो गए। तो अब यहां पे जो n फैक्टर हो जाएगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 मोल कंपाउंड के लिए 2 मोल H प्लस रिप्लेस हुए। इस केस में, इस केस में 1 मोल कंपाउंड के लिए 1 H प्लस रिप्लेस हुआ, तो n फैक्टर इसीलिए यहां पर चेंज हो गया।
तो केमिकल रिएक्शन का प्रभाव ऐसे पड़ता है यहां पे। आई थिंक ये वाली बात समझ में सभी को आई होगी, अगर नहीं आए तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इसे नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब एक बार बेस के लिए एन फैक्टर फाइंड आउट करने की बात करते हैं व्हेन इट इज कंबाइनिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। तो बेस लेते हैं, तो मान लेते हैं मुझे दिया है NaOH प्लस मेरे पास HCl है, ये चेंज होकर बनाता है NaCl प्लस वाटर। मुझे इस बेस के लिए एन फैक्टर निकालना है। तो बेस के लिए आपको चेक करना है रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, OH negative for 1 mole compound, that will be equal to N factor। तो अगर इस पे आप ध्यान देते हैं तो H प्लस ने OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दिया और वाटर बना लिया, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं कि Cl नेगेटिव ने OH नेगेटिव को रिप्लेस किया और क्या बना लिया, NaCl। तो इस रिएक्शन में 1 OH नेगेटिव रिप्लेस हुआ है। एज यू कैन सी 1 Cl हैज रिप्लेस्ड 1 OH नेगेटिव टू फॉर्म NaCl, और ये कंपाउंड भी 1 मोल का ही है। तो इस केस के लिए जो N फैक्टर होगा दैट विल बी 1। तो 1 मोल NaOH कंपाउंड में एक मोल OH नेगेटिव रिप्लेसेबल है, तो इसलिए इसका N फैक्टर हमारे पास 1 हो गया। इसी को समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अब मेरे पास प्रेजेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेरे पास HCl है, ये बनाते हैं CaClOH प्लस H2। ये मेरे पास 1 मोल कंपाउंड है, एज यू कैन सी ये इक्वेशन भी हमारे पास परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे एक Cl ने एक OH नेगेटिव को रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया, इस पर ध्यान दो और इस पर ध्यान दो। यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 1 OH है, तो एक Cl ने एक OH को रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हुआ मेरे पास 1 OH नेगेटिव रिप्लेस। तो यहां पे जो N फैक्टर हो जाएगा दैट विल बी 1। समझे बात ये वाली। इसी प्रोसेस को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl विल फॉर्म CaCl2 प्लस 2H2। समझ के बाद सब ये वाली। तो ध्यान दे, इस पर ध्यान दे और इस पर ध्यान दे। 2 OH थे, 2 Cl आ गए, तो दोनों OH रिप्लेस हो गए। तो यहां पर बेसिकली 2 OH नेगेटिव रिप्लेस हुए। तो इस केस में N फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। और एक बात ध्यान रखनी कि ये कंपाउंड 1 मोल होना चाहिए, तभी हम डायरेक्टली N फैक्टर निकाल पाएंगे। सो आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अभी हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन एसिड बेस के लिए। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम N फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूल वही है, N फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। या तो हम लॉस चेक करेंगे या गेन चेक करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे दिया गया है MnO4 नेगेटिव और ये MnO4 नेगेटिव चेंज हो जाता है Mn2 पॉजिटिव पे। तो मैंने ये हाफ रिएक्शन ले ली है। अब यहाँ पे या तो रिडक्शन हो रहा होगा या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और मान ले अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे। हमें इन दोनों में से किसी एक को चेक करना है, या तो ये या फिर ये। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस केस में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना? नहीं आता, कोई बात नहीं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे लिंक मिलेगा, वो लिंक देखो और देखो कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहां +2 है, तो हम +7 से +2 तक जा रहे हैं, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है।
मतलब यहां पे है रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुए होंगे। तो कहने की बात ये है कि इस प्रोसेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होंगे वही एन फैक्टर होगा ना। तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो इस केस के लिए जो एन फैक्टर होगा ना बच्चे, वो 5 होगा। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। लेट मी टेक वन मोर केस। तो MnO4 नेगेटिव से मान लेते हैं मुझे मिल जाता है MnO4 नेगेटिव। ठीक है, सो वही वीडियो देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बाय लुकिंग वॉचिंग द वीडियो वी विल फाइंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑन दिस Mn, +6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑन दिस Mn। तो +7 से हम जाते हैं +6 तक, 1 का डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इस प्रोसेस के लिए जो एन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। समझ के बच्चे बात ये वाली? वेरी गुड। लेट मी टेक वन मोर केस। मुझे मिला है Cr2O7 नेगेटिव, ये चेंज हो जाता है 2Cr3 पॉजिटिव में। ठीक है, देखो 2 क्रोमियम है ना, तो 2 ही बनेंगे, तो बैलेंसिंग तो जरूरी है ना एटम्स की बच्चे। अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो देयर विल बी मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बाय यूजिंग अगेन द लिंक विच इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक जरूर करेंगे बच्चे, चेक जरूर करना। तो यहां पे 1Cr पे +6 की स्टेट आएगी, तो 2Cr पे आएगी +12 की स्टेट, या +12 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +12 का है, और इस केस में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 का है। कैसे +6 का है? 3 × 2, तो 3 2 6। तो 12 से हम +6 तक गए हैं, डिक्रीज हुआ 6 का, मतलब रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो इसका मतलब एन फैक्टर जो बच्चे यहां पर होगा वो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 6। इस प्रोसेस के लिए एन फैक्टर हमारे पास 6 हो गए। नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी हमने बात करी रिडक्शन में एन फैक्टर निकालने की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो लेट्स से Fe2 पॉजिटिव चेंज होता है Fe3 पॉजिटिव। तो +2 से हम चेंज हुए +3 पे 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे? 1। इजी था ना ये वाला? सभी इजी है, ध्यान देंगे तो सब इजी है, और ध्यान दे रहे हैं आप। वेरी गुड। ओके, सेकंड केस लेते हैं। मुझे मिला है SN2 पॉजिटिव, ये चेंज हो जाता है SN4 पॉजिटिव में। देख पा रहे हैं? +2 से +4 पे गए, 2 नंबर का इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो बच्चे एन फैक्टर जो यहां पर होगा ना वो 2 हो जाएगा। क्या बात है, इतना आसान नहीं, सभी कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे, मजा आ गया। ओके, लेट मी टेक वन मोर केस। इसको 1 कह देते हैं, 2 कह देते हैं। लेट मी टेक द थर्ड केस। थर्ड केस में मुझे दिया है C2O4 नेगेटिव, ये चेंज हो जाता है CO2 में। देखो एटम की बैलेंसिंग जरूरी है, और वो भी मेन एटम की बैलेंसिंग। जैसे मेन एटम इसमें कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा होगा उसी एलिमेंट के एटम्स को हमें बैलेंस करना है। सिंपल सी बात है ये। सिर्फ पिछले केस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा था, तो हमने सिर्फ मैंगनीज को बैलेंस किया। उसी में ही क्रोमियम की स्टेट में चेंज आ रहा था, तो हमने सिर्फ क्रोमियम को बैलेंस किया। यहां पे सिर्फ कार्बन की स्टेट में चेंज आ रहा है, तो हम सिर्फ कार्बन को बैलेंस करेंगे। इस केस में 1 कार्बन पे स्टेट आएगी +3 की, तो 2 कार्बन पे स्टेट आएगी +6 की।
यहां पर 1 कार्बन पे स्टेट आएगी +4 की, तो 2 कार्बन पे स्टेट आएगी +8 की, तो मैं टोटल +6 से +8 पर गया, 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ, तो n फैक्टर जो बच्चे यहां पर होगा वो 2 हो जाएगा। फैक्टर में आकर आता ही है, आ लगा देंगे यहां पे, n फैक्टर यहां पे 2 होगा, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लीट 1 मोल का है। समझ गए सब बात ये वाली? समझ गए ना बच्चे? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, फोर्थ केस लेते हैं। मेरे पास Br नेगेटिव है, ये चेंज होता है Br2 में। यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे 1 Br नेगेटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करता कि बैलेंस हो जाए। ये हो गया ना बैलेंस? क्या बात है, हो गया बैलेंस। अब चेक कर लेते हैं, एक Br पे -1 का चार्ज है, तो 2 Br पे होगा -2 का चार्ज। इसमें एक Br पे 0 का चार्ज है, तो दोनों Br पे 0 का चार्ज होगा। एलिमेंटल स्टेट है ना बच्चे, ये एलिमेंटल स्टेट पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 का होता है, ठीक है। तो -2 से 0 पे गए, 2 यूनिट का इंक्रीज आया, ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किए? 2 मोल ने किए। ये बात ध्यान रखनी है कि 2 Br नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक Br नेगेटिव लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, और हमें हमेशा 1 मोल के लिए चाहिए होता है n फैक्टर, है ना। तो इस केस के लिए n फैक्टर जो है वो 1 निकल के आएगा, क्योंकि 2 मोल Br नेगेटिव के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो 1 मोल के लिए 1 मोल लॉस होंगे, इसलिए n फैक्टर यहां पे 1 आ गया। समझ गए सब बात ये वाली ना? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। ओके चलिए बच्चे, अब ऐसे ही बात करते हैं कि एक एलिमेंट जो है ना वो 2 एलिमेंट में ब्रेक हो गया, मतलब हम बात करेंगे डीकंपोजिशन की, और दोनों एलिमेंट में ब्रेक होने के बाद उसकी दोनों बार में स्टेट रिड्यूस हो जाती है। समझे मैंने क्या बोला? देखो जरा, मान लेते हैं कि मेरे पास प्रेजेंट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास प्रेजेंट है Mn+7, Mn+7 उड़ जाता है Mn+2 में और Mn+4 में। तो 2 Mn है यहाँ पे 1 Mn है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि Mn तो कम से कम बैलेंस हो जाए ना, क्योंकि Mn ही तो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो एटम जो जिस एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है, उसी एटम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। समझ के बात ये वाली? तो ध्यान देखिए, इसमें एक Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है, और दूसरा Mn+7 से Mn+4 में जा रहे हैं। तो यहां पे चेंज आया 5 का, और यहां पे चेंज आया 3 का, तो टोटल रिडक्शन हो गया 3 + 5 यानी कि 8 का। तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2 मैंगनीज ने, तो 2 मैंगनीज ने सॉरी लॉस नहीं गेन किए, 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए टोटल। तो एक मैंगनीज गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, तो n फैक्टर जो है वो यहां पे 4 आ जाएगा। समझ गए? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास n फैक्टर निकालने के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट इज टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स divided by total moles of element। इस केस में 2 मोल थे, तो 2 मोल यहां लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो गए? 8। तो अगर मैं इसी को फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहता हूं तो क्या होगा? 8/2 यानी कि 4। तो आंसर दोनों केस में सेम आया हमारे पास। समझ गए बात ये वाली? चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लेते हैं मुझे मिला है Mn+7, ये चेंज हो जाता है Mn+2 में 2 मिलते हैं ऐसे, और Mn+4 में 1 मिलता है। एटम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टोटल 3 मैंगनीज है, तो यहां पर भी 3 कर देंगे। समझ गए ना बात ये वाली? तो चेक कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं।
ओके, पहले एक बार इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, फिर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो 2mn+7 चेंज हुए 2mn+2 में, तो टोटल +14 हुआ और यहां पे टोटल +4 हुआ, तो चेंज आया 10 का। यहां पे एक mn+7 चेंज होता है एक mn+4 में, यहां पे चेंज आया 3 का और टोटल चेंज यहां पे आया 13 का। तो टोटल चेंज 13 का आया। ऑक्सीजन नंबर में टोटल एलिमेंट 3 है, तो n फैक्टर यहां पर हो जाएगा 13/3। दैट विल बी द n फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए सब बातें बननी? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। तो बच्चे एक ट्रिक देखते हैं इसके लिए, यहां पे ध्यान देंगे। मेरे पास है 3mn+7 चेंज होता है 2mn+2 में और mn+4 में। यहां पे टोटल चार्ज है +21 का, यहां पे टोटल चार्ज है +4 यानी कि +8 का। तो 21 से 8 तक गए तो 13 का लॉस हुआ, सिंपली हो गया। तो n फैक्टर यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा 13/3। तो ये है आपकी सिंपल ट्रिक। ऐसा करने के बजाय आप ऐसा कर सकते हैं टू गेट आंसर लाइक दिस। समझ गए बातें वाली? चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन में इसका n फैक्टर बताइएगा मुझको। तो मुझे दिया है mn+7, ये चेंज हो जाता है mn+7 में और mn+2 में, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। मुझे बताइए इसके लिए n फैक्टर क्या होगा इन दी कमेंट सेक्शन। एक लास्ट टॉपिक करेंगे, देन विल फिनिश द लेक्चर। नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, अब जरा एक बार बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हम n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैंने टर्म बोल ली है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास एलिमेंट A है, उस पे स्टेट है मान लेते हैं x पॉजिटिव की, x पॉजिटिव मान लेते हैं। ये एलिमेंट A चेंज हो जाता है B और C में, ठीक है। देखो एलिमेंट, लेट मी मेक इट सिंपल, ऐसे समझ नहीं आएगा अच्छे से, लेट मी डू इट। ऐसे मेरे पास प्रेजेंट है Cl2 है, Cl2 चेंज होता है Cl नेगेटिव में और Cl+5 में। अब यहां पे Cl जीरो स्टेट में, जब वो यहां पे गया तो रिडक्शन हुआ और जब वो यहां पर गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही एलिमेंट अगर रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए सब बातें भाई? वेरी गुड। लेट मी टेक वन फॉर एग्जांपल। Cl2 चेंज होता है Cl माइनस में और Cl पॉजिटिव में, तो यहां पर रिडक्शन और यहां पर ऑक्सीडेशन। तो फिर से Cl2 रिड्यूस भी हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ एक ही रिएक्शन में, तो दिस इज आल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर हम n फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है, ठीक है। ओके, तो क्या है n फैक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने ही गेन भी होने चाहिए, तभी हम n फैक्टर निकाल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो n फैक्टर लॉस करने से आएगा इलेक्ट्रॉन के, वही n फैक्टर इलेक्ट्रॉन के गेन करने से भी आना चाहिए। दोनों में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करता हूं फॉर दिस इक्वेशन, अभी देखो एक Cl यहां पे है, एक Cl यहां पे, तो 2 Cl हुए, यहां पे हुआ Cl2। तो अब एटम तो बैलेंस है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि एटम बैलेंस है, अब अगर मैं रिडक्शन पे ध्यान देता हूं तो 1 Cl रिड्यूस हुआ है Cl नेगेटिव में और 1 Cl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl5 पॉजिटिव में। इस पे स्टेट 0 की है, तो यहां पर क्या हुआ, 0 से गए -1 पे, तो डिक्रीज हुआ 1 का।
यहां पे हुआ 0 से गए +5 में, तो इंक्रीज हुआ 5 का। देखो डिक्रीज तो 1 का हो रहा है, इंक्रीज 5 का हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ है। तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमें ऐसा काम करना है कि रिडक्शन भी उतना हो और ऑक्सीडेशन भी उतना ही हो, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं इसको कुछ ऐसे बैलेंस करूंगा कि दोनों बराबर हो जाए। तो Cl2 चेंज होगा Cl- में, Cl+5 में। तो मैं यहां पे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां 5Cl है, यहां पे 1Cl है, तो 6 हो गए। तो यहां पे 3 कर देंगे तो ये भी 6 हो गए। समझ के सब बात ये वाली, वेरी गुड। अब ध्यान दें तो 6 में से 5Cl चेंज होते हैं 5Cl नेगेटिव में, और 1Cl चेंज होता है Cl पॉजिटिव, सॉरी 5 पॉजिटिव में। तो यहां पे 5 का लॉस हुआ और 5 का इंक्रीज हुआ, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए और 5 लॉस हुए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए फ्रॉम बाय दी Cl इन दिस प्रोसेस। तो n फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन लॉस व्हिच इज 5 बाय हाउ मेनी मोल्स, 3 मोल्स डिवाइड बाय 3। तो n फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आएगा 5/3, क्योंकि हमें n फैक्टर निकालना होता है 1 मोल सब्सटेंस के लिए, हम पहले बता चुके हैं। तो 3 मोल सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 5, गेन हुए 5। या तो हमें लॉस चाहिए होता है या गेन चाहिए होता है, तो हमने मान लीजिए गेन को ले लिया। तो इन दिस रिएक्शन 3Cl2 हैज गेन्ड 5 इलेक्ट्रॉन, 3Cl2 gained 5 electron. So for 1 Cl2, 5/3 electrons will be gained. Therefore, n factor comes out to be 5/3. समझ के सब बातें वाली नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे एक एग्जांपल और लेते हैं टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ध्यान देंगे मेरे पास है H2O2, ये चेंज होता है H2O में प्लस ऑक्सीजन में। इसे बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय हाफ हियर। तो ये हमारी हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन इसी केस में यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमें चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक है, सो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ये बात हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब कितने नंबर का आ रहा है वो देख लेते हैं। ये परऑक्साइड है और परऑक्साइड में -2 का चार्ज होता है O2 पे, तो O पे चार्ज होगा -1 का इन केस ऑफ परऑक्साइड। तो 1 O हैज 1 माइनस चार्ज इन केस ऑफ परऑक्साइड। इस H2O में ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो पर ऑक्साइड का ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन में जब गया तो 1 स्टेट का लॉस हो गया। अब बात करते हैं अदर ऑक्सीजन की। तो दूसरा पर ऑक्साइड का ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जिसपे स्टेट 0 की थी तो इंक्रीज हो गया 1 स्टेट का। ध्यान दे 1 का ही लॉस हुआ 1 का ही गेन हुआ, तो लॉस और गेन इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस जो हुए वो भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए वो भी 1 है, और जो लॉस और गेन हुए हैं वो 1 मोल कंपाउंड के थ्रू हुए हैं। तो जो n फैक्टर होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 1/1, दैट मींस 1। सो फॉर H2O2 n फैक्टर कम्स आउट टू बी 1। बना के सबको बातें वाली नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें एक कंपाउंड के दोनों एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो केस हमारे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास है Cu2s, ये किसी रिएक्शन में चेंज हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में और SO2 में। तो इसमें कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है जो जब हमने मैंगनीज को रिड्यूस किया था 2 स्टेट्स में। यहां पर 2 एलिमेंट
अपनी अपनी स्टेट्स में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जरा बैलेंस कर लेता हूं। यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे 1 कॉपर है, तो 2 कॉपर हो गए, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, तो बैलेंस है। तो कॉपर में कितना चेंज आया है? इस कॉपर में एक कॉपर पे +1 का चार्ज है, तो 2 कॉपर पे होगा +2 का चार्ज। यहां पर एक कॉपर पे +2 का चार्ज है, तो 2 कॉपर पे होगा +4 का चार्ज, तो टोटल इंक्रीज आया 2 यूनिट का। समझ गए बात ये वाली? सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर यहां पे -2 स्टेट में है, और यहां पे जो सल्फर है वो +4 स्टेट में है, तो इंक्रीज आया +6 का, तो जो टोटल इंक्रीज आया है वो +8 का आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसके एन फैक्टर निकालना चाहता हूं तो वो होगा इलेक्ट्रॉन लॉस, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस 8, हाउ मेनी मोल्स बाय 1 मोल, एन फैक्टर यहां पे 8 आ जाएगा। समझ गए सब बात ये वाली? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस 8 हुआ, बाय 1 मोल कंपाउंड डिवाइड बाय 1 आ गया, तो टोटल एन फैक्टर यहां पे आ गया 8 का। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसे भी नोट कर लेंगे। बच्चों, यहां तक था हमारा एन फैक्टर के बारे में। अभी हमने लगभग सारा सीख लिया है कि एन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन, कोई भी कंपाउंड आता है, एलिमेंट आता है, तो आप उसके लिए एन फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं, चुटकी बजाते ही, मतलब इमीडिएटली, आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।